बात करें रशिया के साथ, तो रशिया की प्रॉब्लम समझिए क्या है। हमेशा से ओपन सी तक जो है एक्सेस, ये हमेशा रशिया चाहता रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि रशिया का जो यूरोपीय पार्ट है, यानी कि जो मास्को के इर्द गिर्द है, तो वहाँ पर ही थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका हुआ है। और जो पैसिफिक ओशन की तरफ उसका बॉर्डर है, साइबेरियन जो रीजन है, वो उसके मेन लैंड से काफ़ी दूर है। इसलिए पैसिफिक ओशन जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो सी कांटेक्ट मतलब सी कनेक्टिविटी चाहता है तो। दूसरा, आर्कटिक जो ओशन है, वो वहाँ पर जो है अभी तक फ़िलहाल नेविगेबल नहीं रहा है, फ्रीज रहा है। तो इस वजह से भी जो है वो उसके लिए कोई काम का नहीं था। तो उसका हमेशा से एम्बिशन रहा है रशिया का कि मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, वो अपना एक्सेस चाहता है थ्रू ब्लैक सी। तो एक तो रशिया के साथ हमेशा से ये वहाँ पर रहा है। दूसरा, रशिया की जो इकॉनमी है वो डाइवर्सिफाई नहीं है। रशिया की मेनली जो इकॉनमी है वो एनर्जी और डिफेंस दोनों पर डिपेंडेंट है। तो वो नेचुरल जो है, अगर गैस का देखें, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। क्रूड ऑयल का अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। तो रशिया जो है उसका एनर्जी और जो डिफेंस इक्विपमेंट वो सेल करता है, यही उसकी इकॉनमी में बेसिकली यहाँ पर रही है। बहुत मजबूत इकॉनमी तो नहीं है, लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है वहाँ पर। लेकिन रशिया जो है एक सुपर पावर रहा है। और आफ्टर 91 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो रशिया का जो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस था वो बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर हुआ। लेकिन आफ्टर पुतिन इरा, मतलब पुतिन इरा के दौरान, धीरे धीरे जो है रशिया अब क्लेम कर रहा है अपने फिर से सुपर पावर और ग्लोबल पावर का जो पोजीशन है उसको वो कोशिश कर रहा है। अब इसकी शुरुआत वो कैसे और कहाँ कर रहा है, और आज के जो इश्यूज़ हैं उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो रशिया ने क्या किया कि आफ्टर 2000 जो है, उसने पहले तो अप्रोच करना स्टार्ट किया यूएस के अगेंस्ट जो अदर पावर्स थे। जैसे उसने इंडिया और चाइना से कांटेक्ट किया। 2003 में उसने रिक बनाया, RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना, जो आगे चलकर ब्रिक के रूप में और ब्रिक्स के रूप में पॉपुलर हुआ। और इसके साथ उसने चाइना के साथ अपने टर्म बेहतर किए। 2008 में जो है चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर डील हो गया, एनर्जी के लिए गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट वहाँ पर हो गया। तो रशिया चाइना की तरफ रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है रशिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ब्लैक सी में, यानी ईस्ट यूरोपियन पार्ट में, नाटो और यूरोपीय यूनियन अपना एक्सपेंशन करने में लगा लगा हुआ था। इसकी वजह से जो बफर जोन है, ब्लैक सी को रशिया अपने बफर जोन के रूप में देखता है, यूक्रेन को बफर स्टेट के रूप में देखता है। यहाँ ईस्ट यूरोप में और ब्लैक सी में जैसे जैसे यूरोपियन पावर, अमेरिका अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यह रशिया के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पर था। ये प्रपोजल आया कि पोलैंड में और चेक में जो है यूएस जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों ने रशिया को कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर ये बता दिया था कि अब वो डिपेंडेंसी जो है वह यूरोपियन पावर पर ये सही नहीं है। डिपेंडेंसी क्यों रशिया की थी यूरोपियन पावर पर, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि एक गैस पाइपलाइन वहाँ पर इस्टेब्लिश है जिसे नॉर्ड स्ट्रीम कहते हैं। ये नॉर्ड स्ट्रीम के कई जो हैं अलग अलग रूट हैं, लेकिन मोस्ट जो फेमस रूट है वो नॉर्थ सी का है, बाल्टिक सी से होते हुए, नॉर्थ सी से होते हुए जर्मनी। तो रशिया की जो एनर्जी है उस पर पूरी तरीके से यूरोप डिपेंडेंट है। यानी 60% एनर्जी नीड को जो है वो रशिया से वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है ये जो कंट्री हैं यूरोपियन, इनकी भी डिपेंडेंसी है रशिया पर, और रशिया की पूरी डिपेंडेंसी अपनी इकॉनमी के लिए इन पर थी। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा था नाटो और यूरोपियन पावर, वो रशिया को कहीं ना कहीं वह अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ले जा रहा था। इसलिए रशिया ने इसी के साथ चाइना से भी अपने रिलेशन बनाने स्टार्ट किए। यानी रशिया ने अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया कि एक किसी पर्टिकुलर रीजन और कंट्री पर ओवरऑल डिपेंडेंसी हमारी न रहे। अब इसी के साथ 2008 में रशिया ने ब्लैक सी में, जॉर्जिया एक कंट्री था, उसके ऊपर अटैक किया। उसका एक रीजन था साउथ आसोटिया, जो कि डिस्प्यूटेड था, और रशिया ने उस पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद से यूरोपियन पावर ने जो है बहुत से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो लगा दिए रशिया के ऊपर। यहाँ से रशिया और यूरोप के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था आफ्टर 2008। और रशिया बहुत अच्छे से समझ चुका था कि हमें चाइना के साथ अपने रिलेशन को और इम्प्रूव करना है। तो आफ्टर 2008 चाइना उतना ही अपना रिलेशन रशिया के साथ इम्प्रूव करता गया। तो एक तो ये यहाँ पर आया। 2008 के बाद चाइना का कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता गया,
उसने भी अपना जो है एक स्ट्रेटजिक विज़न तय किया कि अगर यूएस के अगेंस्ट हमें जो है काम करना है और अपनी हेजोमनी बनानी है, तो जो अदर जो एंटी यूएस जो लॉबी है उसको अपने साथ जोड़ना होगा। तो चाइना ने रशिया को अपने साथ जोड़ा, इंडिया को भी वो जोड़ना चाहता था। इनिशियली जो है जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, उसका एक पार्ट कोलकाता पोर्ट भी था जो उसने प्रपोज किया था। तो चाइना हमेशा से चाहता था, इवन जो है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था BCIM, यानी कि वहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया और म्यांमार, सॉरी इंडिया और म्यांमार। तो ये BCIM का कंसेप्ट, कुनमिंग प्लान इसको कहते हैं। तो हमेशा से चाइना रशिया और इंडिया को अपने साथ लेकर चलना चाहता था, एक स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनाने के रूप में वो सोचता था। ये चाइना का मूव था। इंडिया नहीं गया अलग बात है, लेकिन रशिया की मजबूरी थी और रशिया उसके साथ गया। इस बीच यूरोप में कुछ नए डेवलपमेंट हुए। 2014 में यूक्रेन यहाँ का जो एक कंट्री है, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, वहाँ विक्टर यानुकोविच वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और विक्टर यानुकोविच के अगेंस्ट जो है एक कू यहाँ पर हुआ और उनको जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़कर रसिया भागना पड़ा। और यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो प्रो यूरोपियन थी। ये रशिया के लिए बड़ा झटका था। रशिया को ये मालूम था कि ये जो वहाँ पर रिबेल हुआ है, ये बेसिकली यूरोप के देशों ने कराया है। इसने रशिया को अलर्ट किया और रशिया ने जो है रिएक्शन में यूक्रेन का एक पार्ट जो क्रीमिया कहलाता था उस पर कंट्रोल कर लिया। तो क्रीमिया का एनेक्सेशन 2014 में हो गया। यहाँ से यहाँ का इन्वायरमेंट और टेंस हो गया और ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। एक तरफ जो है यूरोपियन पावर और एक तरफ रशिया। आगे चलकर ये देखा गया कि जेलेंस्की जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बने यूक्रेन में, तो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया कि हमें यूरोपीय यूनियन और नाटो का मेंबरशिप लेना है। जैसे जैसे ये फीलिंग और एफर्ट उनके तेज हो रहे थे, रशिया जो है वो एग्रेसिव उतना ही ज़्यादा हो रहा था और उसी का रिजल्ट आया कि फिर रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया। अब उसके और भी रीज़न है यूक्रेन पर अटैक करने का, क्योंकि यूक्रेन में उसने जो डोनोबास्क या लुहांस्क रीजन है, जो प्रोविंस है यूक्रेन का, वहाँ पर रशियन जो है स्पीकिंग पॉपुलेशन ठीक ठाक रहती है। उन लोगों ने वहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस का जो है डिक्लेरेशन किया, जिसके बाद जो है रशिया ने जो है उनको सपोर्ट किया और अपनी सेना भेजी और इस वजह से यूक्रेन और रशिया के बाद के बीच में जो है वॉर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो ये वार क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कल इशू है। अब हमें पहले ये समझना है कि यूक्रेन वॉर को आप कैसे देख रहे हैं। ये 2 साल हो गए और यूक्रेन वॉर का कोई रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसके इम्प्लीकेशन है, क्या पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा समझिएगा। पहली चीज़ है, यूक्रेन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग कंट्री के हिसाब से देखिए कि क्या है, तब आप आंसर सही से बना पाएंगे। यूएस के हिसाब से यूक्रेन वॉर वो उसके लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, वो क्या सोच रहा है। यूएस का ये मानना है कि भाई यूक्रेन जो यहाँ पर है रीजन, ये रशिया का बफर जोन है। अगर हम यहाँ पर पहुँच गए, यानी नाटो यहाँ पर पहुँच गया, तो रशिया पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा और चाइना के साथ जो एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाने की कोशिश चल रही है रशिया की, वो वहाँ पर कमज़ोर किया जा सकता है। तो बेसिकली यूएस चाहता है कि रशिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता रहे और यूरोप पर जो उसकी डिपेंडेंसी आज तक थी वैसी ही बनी रहे, वो चाइना से अपने को दूर कर ले। ये तो चाहता है यूएस। दूसरा, यूक्रेन वॉर के माध्यम से जो है यूएस को बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी उसके डिफेंस मार्केट के लिए, कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट जोन होता है वहाँ पर अमेरिकन डिफेंस सप्लाई होते हैं। और ये अभी जो देखा गया है कि अमेरिका का जो डिफेंस सप्लाई है दुनिया में, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन ने ही केवल परचेज नहीं किया है अमेरिकी वेपन्स को, बल्कि जो आसपास के नेबर कंट्री हैं, चाहे वो यहाँ पर पोलैंड हो, चाहे यहाँ पर जो है रोमानिया, हंगरी, कोई भी यहाँ का कंट्री हो। इवन आपने सुना होगा कि फिनलैंड भी जो है वहाँ पर नाटो के साथ मिल रहा है। तो ये सब जो कंट्री यहाँ पर हैं, जो कि अभी पीसफुल कंट्री थे, ये सब डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। तो सब हथियार खरीदेंगे और यूएस का जो हथियारों का बाजार है वो और मजबूत होगा। ये चीज़ें यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं। तो अमेरिका इस तरीके से यूक्रेन को देख रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन जो पावर हैं वो भी यही दोनों चीज़ें चाहते हैं। फ्रांस भी जो है अपना हथियारों का बाजार बनाना चाहता है
और वह रशिया के नज़दीक आकर रशिया को काउंटर बैलेंस वहाँ पर करना चाहता है कि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि बीच बीच में रसिया जो है यूरोपियन पावर्स को जो है वो बार्गेन करता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है कि हम गैस सप्लाई कट कर देंगे, और उसके गैस सप्लाई पे ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो वो चाहते थे कि रशिया पर इतना प्रेशर बन जाए इस वॉर की वजह से और उसकी इकॉनमी इतनी ख़राब हो जाए कि वहाँ पर उनकी डिपेंडेंसी यूरोपियन कंट्रीज़ पे बढ़ जाए, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाए। ये यूरोपियन पावर चाहते थे। चाइना क्या चाहता था? चाइना बेसिकली जो है रशिया को फुल सपोर्ट इस वक्त दे रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, हर तरीके का सपोर्ट जो है चाइना रशिया को दे रहा है। चाइना बेसिकली वेस्टर्न पावर जो अमेरिका और यूरोप हैं उनका मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस को चेक करना चाहता है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूएस का क्या रिएक्शन होगा, थोड़ा देखते तो हैं। यूरोप का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इससे जो है चाइना ये विजुलाइज कर पाएगा कि अगर वो ताइवान पर अटैक करता है तो ताइवान पर अटैक के समय यूएस और बाकी कंट्रीज़ का क्या रिएक्शन होगा। कम से कम एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे मिल गया। तो चाइना को वो एग्जाम्पल मिल गया कि हम रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को उसके पहले सारे कंट्री ने, अमेरिका ने, यूरोप ने बोला था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही रशिया ने वॉर स्टार्ट किया सब हट गए। इसका मतलब है अगर चाइना ताइवान पर हमला करे तो एक कंक्लूजन निकल सकता है कि शायद जो है वहाँ पर अमेरिका अपना जो है वो न भेजे, आर्मी न भेजे, या अदर जो नाटो कंट्री हैं। तो एक तो चाइना ये देखना चाहता था कि आखिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस इन लोगों का क्या है। इससे चाइना को अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा आसान हो गया है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर रिजल्ट जो चाइना ने सबक लिया है, लेसन सीखा है कि आज के समय में जो वॉर होते हैं वो डेज़ या जो है वीक्स में जो है उनका डिसीजन नहीं हो सकता है। पहले के समय में एक कंट्री बहुत कमज़ोर होती थी, एक कंट्री बहुत ताकतवर होती थी मिलिट्री टर्म में, और वहाँ पर रिजल्ट तुरंत के तुरंत आते थे। लेकिन आज इतने अधिक वेपन्स हैं कि आज कोई भी दो कंट्री अगर लड़ रही हैं तो ये लंबा, बहुत लंबा युद्ध यहाँ पर होने वाला है। 2 साल हो गए यूक्रेन वॉर चलते हुए, यूक्रेन कहीं से भी पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ जो है चाइना को भी मालूम है, इसलिए चाइना ये भी जानता है अगर वह ताइवान पर अटैक करता है तो एक ही ऑप्शन है, या तो न्यूक्लियर अटैक करो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तब तो आप कंट्री पूरी दुनिया से आप बाइकआउट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन से। अगर कन्वेंशनल वेपन से अटैक करते हो तो ताइवान भी उतना ही आपको, क्योंकि ताइवान को हथियारों की आपूर्ति तो अमेरिका और यूरोप करेंगे। तो ये चीज़ चाइना को यहाँ पर लेसन के रूप में आया। तीसरा, रशिया को सपोर्ट करने का एक सबसे बड़ा पर्पस चाइना का ये था कि इस वॉर से रशिया की पूरी डिपेंडेंसी चाइना पे हो जाएगी और वह चाइना रशिया को अपना जूनियर पार्टनर बनाकर रख सकता है। और वह कोशिश भी शुरू कर दिया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव वहाँ पर लेकर चल रहा है, वहाँ पर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं, क्योंकि यूरेशिया का जो रीजन है वह चाइना का मोस्ट एम्बिशियस जो है रीजन है, क्योंकि यहाँ से बेल्ट रोड के थ्रू वह यूरोप तक अपना पूरा फुल कंट्रोल बनाना चाहता है, जिससे अमेरिका को जो सपोर्ट सिस्टम है स्पेशली यूरोप, वह उसको ख़त्म कर देना चाहता है। ये उसका अपना टारगेट है चाइना का। तो ये जो वॉर है यूक्रेन वॉर, इसने चाइना को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कि रशिया को अब बिल्कुल अपने पे डिपेंडेंट वहाँ पर कर लिया जाए। तो अलग अलग कंट्री के जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हैं। अब थोड़ा यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट है थोड़ा उसको भी देखिए क्या है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एनर्जी मार्केट है, सबसे ज़्यादा बुरा असर एनर्जी मार्केट पर पड़ा है। ये सबको मालूम है कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है रशिया है। तो अगर रशिया जो है वो इतना बड़ा सप्लायर और प्रोड्यूसर है, तो रशिया का अगर कहीं भी सप्लाई कट होगा तो ग्लोबल लेवल पर एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लैक्चुएट करेंगे। और जो दिख रहा है इस वक्त, अगर जो है आप रशिया का जो है वो देखेंगे, जो यूराल जो उसका मतलब ऑयल का जो प्राइस है वो $50 बैरल के इर्द गिर्द वहाँ पर है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो लगभग $90 जो है वह पर बैरल वहाँ पर है। मतलब एक बड़ा गैप वहाँ पर है। तो प्राइस वॉर तो स्टार्ट होगा ही इससे। तो एनर्जी मार्केट बड़ा अनसर्टेन सा होता जाएगा और फ्लैक्चुएशन, तो ये चीज़ें और ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी को हैम्पर करेंगे और कर रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन के ट्रेंड वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के ऊपर इसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया रशिया से सबसे अधिक, इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर जो है, फर्स्ट जो है वो रशिया बन चुका है क्रूड ऑयल का। तो इसलिए इंडिया और सस्ते में कंसेशनल रेट पे पा रहा है, इसलिए इंडिया के लिए फ़ायदा है। अदरवाइज ग्लोबल लेवल पर एनर्जी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो जो है फ्लैक्चुएट कर रही हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा? सेकंड प्रॉब्लम ये आएगा कि इससे फूड प्राइसेस पर बड़ा असर पड़ेगा। रीज़न ये है
कि जो यूक्रेन का रीज़न है और रशिया का रीज़न, ये ग्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया का बास्केट ऑफ व्हीट जो है इसको बोला जाता है यूक्रेन को। और भी बहुत से जो हैं ग्रेन आइटम्स यहाँ पर हैं और पूरी दुनिया में फूड सप्लाई यहाँ से होता रहा है। अब अगर ये फूड सप्लाई चेन रुकेगा तो पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस, स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, एफएओ जैसी एजेंसी जो प्रोग्राम चलाती हैं, उन पर बड़ा असर वहाँ पर पड़ेगा। तो इस वजह से जो फूड प्राइसेस हैं वो भी वहाँ पर हाइक करेंगी। थर्ड प्रॉब्लम ये आएगा कि रिफ्यूजी क्राइसिस। यूरोप ऑलरेडी जो है रिफ्यूजी क्राइसिस से जूझ रहा है। अब यूक्रेन से जो है बड़ी संख्या में लाखों मिलियंस लोग जो हैं वह डिस्प्लेस हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट करेगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आएगा। चौथा और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूक्रेन वॉर का है वो हमें समझना है, जिस पर हमें एम्फेसिस करना है, वो ये है कि क्या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल बचा है, क्या कोई इंटरनेशनल लॉ दुनिया में है। ये जो इसके रेलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क आया है, ये कन्फ्लिक्ट जोन को और बढ़ाएगा। यूक्रेन वॉर जो है इसने एक तरीके से उन कंट्री, एग्रेसिव जो कंट्री हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, यानी कि और कंट्रीज़ भी जो हैं वह अपने डिस्प्यूटेड एरिया को कॉन्कर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बनता है कि क्या इंडिया को भी अब यही मौका है पीओके पे हमला कर ले, क्योंकि इंडिया ने भी देख लिया कि दुनिया किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगी इस तरीके के इशूज़ पर। कोई डर किसी को है नहीं यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है हमारा तो जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। कभी भी भारत मिलिट्री सोल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं। पीओके के लेवल पे भी आप हमेशा कि वो आपको प्रवोक करेंगे कि इंडिया को जो है हमला करके पीओके को ले लेना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हम दो तीन चीज़ें हैं। हम अनसर्टेन हैं, अगर हम पीओके पे मिलिट्री एक्शन चलो ले ही लेते हैं, हम अनसर्टेन हैं पाकिस्तान के रिएक्शन को लेकर, वो रिएक्शन क्या हो सकता है। हम अनसर्टेन हैं चाइना के रिएक्शन को लेकर। टू फ्रंट वॉर, जब आपकी इकॉनमी बिल्ड हो रही हो, आप ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में आगे बढ़ रहे हो, टू फ्रंट वॉर की तैयारी बिल्कुल मत करो कि इधर चाइना भी अटैक कर दे, इधर रशिया भी अटैक कर दे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं सही हैं। तो स्टेटस क्यों रहना चाहिए और हमें अधिक से अधिक प्रेशर क्रिएट करना होगा पाकिस्तान के ऊपर, और जो हमारा जम्मू और कश्मीर प्रोविंस है उसे डेवलपमेंट के हब के रूप में प्रेजेंट करना है, जिससे वहाँ पीओके में रहने वाले लोग खुद ही वहाँ पर समझें कि वो जो है मतलब कि कंपेयर करें कि इंडिया क्यों बेस्ट है। तो मतलब ये वो पूछ सकते हैं कि भाई जब दुनिया में और जगहों पर कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे क्या आपके यहाँ बढ़ेंगे, तो आपका सीधा सा कहना है कि नहीं भाई हम कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करने वाले नहीं है, भले ही गवर्नमेंट सोच रही हो नहीं सोच रही हो। तो ये क्लियरिटी रखना होगा। तो यूक्रेन वॉर ने जो है पावर पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर किया है। अब यहाँ से दूसरी चीज़ समझिएगा। दूसरा ये है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ना, इससे रशिया की डिपेंडेंसी तो चाइना पे बढ़ ही गई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इंडिया जो है यूएस के ब्लॉक में है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और रशिया जो हैं उनके बीच में बहुत से लोगों का मानना है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और इंडिया को रशिया से रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रशिया तो चाइना के लॉबी का है, चाइना के ब्लॉक का मेंबर है। तो ये नेचुरल रिलेशन नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें पहले क्लियर करनी होंगी। पहला चीज़, रसिया जो है वह चाइना के साथ कंफर्ट फील नहीं करता। ये पहले दिन भी मैंने बताया था। वजह क्या है वहाँ पर? पहली चीज़ तो ये है कि रशिया जो है वो एक ग्लोबल पावर रहा है, वह किसी भी कंट्री का जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता है। पहला तो एकदम क्लियर है। दूसरा, जो रशिया का नेचुरल जो इन्फ्लुएंस का रीज़न रहा है, स्फीयर ऑफ नेचुरल इन्फ्लुएंस, जो ये यूरेशिया रीजन है, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया, यहाँ जिस तरीके से चाइना हेजोमोनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह रशिया के कोर इंटरेस्ट को जो है अफेक्ट कर रहा है। तो रशिया ये नहीं चाहता है कि चाइना उसके रीजन में भी अपनी हेजोमनी बनाने की कोशिश करे। ये चीज़ उसे हर्ट वहाँ पर कर रही। तीसरा, कि रशिया जो है उसका जो जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि वह सी तक एक्सेस पाए, और सी तक अगर उसको एक्सेस वहाँ पर चाहिए तो उसे ऐसे कंट्री की ज़रूरत है जो उसे वहाँ तक पहुँचाए, जैसे इंडिया। क्योंकि इंडिया जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू वह एक्सेस दे सकता है। तो रशिया के इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, न कि चाइना के साथ। और चौथा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम होना चाहिए, आर्कटिक जो ओशन रीजन है वहाँ आइस मेल्ट होने की वजह से अब वो नेविगेबल बन रहा है और वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और चाइना जो है उसको नियर नेबर के रूप में बोल रहा है, नियर स्टेट, आर्कटिक को नियर स्टेट कहता है। मतलब वो वहाँ पर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि आर्कटिक हमारा भी है। रशिया यहाँ पर किसी भी पावर का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। तो ऐसे में रशिया और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो कई जगहों पर क्लैश कर रहे हैं। तो यही वजह है कि रशिया जो है इंडिया के साथ आना चाहता है। तो रशिया क्या इंडिया के साथ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इंडिया भी इसी समय
यूएस जो है पिछले कुछ समय से इंडिया के जो है रिस्पेक्ट को वो उस तरीके से जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके इंटरेस्ट को। तो रशिया से जो है यूएस का जो है रिलेशन वो, और इंडिया का यूएस रिलेशन, तो ये इंडिया रशिया के नज़दीक आ रहा है। इंडिया रशिया के नज़दीक कैसे आ रहा है? अभी जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड 50 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर हो चुका है। अभी कुछ समय पहले तक 10 बिलियन डॉलर हुआ करते थे। तो इन लोगों ने टारगेट रखा हुआ था 25 तक 30 बिलियन डॉलर अपना ट्रेड बढ़ाने का, लेकिन 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर हो गया। वो यूक्रेन की वजह से जो हमने ऑयल इंपोर्ट वहाँ से किया है। कोई भी वजह हो, लेकिन यहाँ पर ये तो है कि इनके बीच में बायलैटरल ट्रेड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरा, रशिया में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बहुत किया है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है? जो साइबेरियन रीजन है वहाँ फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने वहाँ पर अनाउंस किया है। 1 बिलियन डॉलर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के थ्रू जो है किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ऑयल ब्लॉक, जो वहाँ के नेचुरल गैस ब्लॉक हैं, वहाँ इंडिया की कंपनीज जो हैं इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर प्लान लेकर जो है रशिया और इंडिया चल रहे हैं। थर्ड, रशिया के रीजन में रशिया ने एक अपना ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में चाइना नहीं है, और वहाँ पर इंडिया को बहुत तेज़ी के साथ एंट्री देने की कोशिश रसिया कर रहा है, क्योंकि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए पे बातचीत चल रही है। तो ऐसे में जो है इंडिया वहाँ पर भी एंट्री कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि इंडिया और रशिया नज़दीक आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में को प्रोडक्शन चल रहा है, मिलजुल कर जो है ब्रह्मोस बना लिया, ब्रह्मोस अब 2 वहाँ पर जो है उस पर काम चल रहा है, और भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो इंडिया और रशिया पहले भी कंट्री थे, आज भी मतलब एवरग्रीन फ्रेंड थे। तो ये दूरी क्यों है? तो हम सीधे बताएंगे कि सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसी अलग अलग बनाते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो रशिया के साथ है, लेकिन इमीडिएट जो हमारा इंटरेस्ट है वो यूएस के साथ है। ठीक उसी तरीके से रशिया का जो इमीडिएट इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ है, लेकिन रशिया लॉन्ग टर्म में इंडिया के साथ कंफर्ट फील करता है। तो इसलिए दोनों अपनी आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अलग अलग अपोजिट ब्लॉक में ज़रूर हैं, लेकिन इतना म्यूचुअल इनके बीच में जो है वो कंसेंट है कि अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की ये हमेशा कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशन को हमें वहाँ पर बताना है कि मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। अगर यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत को क्या यूएस के ज़्यादा नज़दीक रहना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि यूएस की वजह से आपकी इमेज वो एक जूनियर पार्टनर की बन चुकी है? आपका नाम जो फॉरेन पॉलिसी है वो डाइल्यूट हो चुका है, आपकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी में खतरा हो रहा है, बहुत सी चीज़ें। आप इतना यूएस ऑब्सेस्ड क्यों हैं? तो देखिए, यूएस के लिए हम ऑब्सेस्ड क्यों हैं, पहले वो हम समझते हैं। यूएस के लिए ऑब्सेस्ड ये हैं क्योंकि यूएस एक ग्लोबल पावर है, स्ट्रेटजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया इंडो जो पैसिफिक रीजन है उसमें लीडरशिप रोल में आना चाहता है, और ऐसे में यूएस वो कंट्री है जो हमें सपोर्ट कर सकता है। तो यूएस ने वो सपोर्ट करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया समूह, एमटीसीआर समूह या वाजेनार समूह में इंडिया का मेंबरशिप जो है उसकी वजह से वहाँ पर आया है। दूसरा, इंडिया जो है वह अपना जो हार्ड पावर के रूप में अपनी कैपेबिलिटी है वो बनाना चाहता है। ये ध्यान से समझना है, आज तक इंडिया सॉफ्ट पावर के रूप में बहुत पॉपुलर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर लीडरशिप रोल अगर आपको प्ले करना है तो आपके पास स्मार्ट पावर होना चाहिए। स्मार्ट पावर का मतलब है कि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपके पास वह हार्ड और सॉफ्ट पावर का यूज़ करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास हार्ड पावर भी होना चाहिए, सॉफ्ट पावर भी होना चाहिए। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है, लेकिन हार्ड पावर जो है, अगर न्यूक्लियर वेपन को हम हटा दें तो इंडिया उस तरीके का हार्ड पावर अपने पास नहीं वह आज तक गेन कर पाया है। लेकिन जो डिफेंस रिलेशन हुए हैं इस समय यूएस के साथ, और जो डिफेंस कोऑपरेशन हो रहे हैं, उसने इंडिया को बहुत तेज़ी के साथ वह हार्ड पावर बनाया है। जैसे लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो हमने यूएस के साथ किया है, उससे हमें पैसिफिक ओशन में जो अमेरिकन नेवी है वहाँ तक एक्सेस मिल चुका है।
यानी हम ब्लू वाटर नेवी के रूप में आ सकते हैं, हम लॉजिस्टिक का जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी तक इंडियन नेवी मलक्का स्ट्रेट तक कन्फाइंड रहती थी, पैसिफिक ओशन में जाने से डरती थी कि वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब यूएस की नेवी है, उससे आपने समझौता किया है, तो अब कहीं ना कहीं जो है ब्लू वाटर नेवी के रूप में तो आपका एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। फिर आपने वहाँ पर जो है इनके साथ कम्युनिकेशन कॉम्पटेबिलिटी जो है वो भी एग्रीमेंट किया हुआ है, कामकासा। कामकासा में आपने वहाँ पर जो है जो ऐसे इनक्रिप्टेड अब तक जो है जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते थे जो इंडिया को नहीं मिल पाते थे, अब आप अमेरिका से वो पा रहे हैं। यानी मोस्ट क्रिटिकल जो आपके टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, जैसे सर्विलांस वगैरह हैं या यूएवी हैं, ये सब आपको जो है यूएस से मिल रहे हैं। इसने क्या है, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया है, सर्विलांस को इसका मजबूत किया, और दुनिया भर का इंटेलिजेंस जो आज के समय में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है अमेरिकन डेटा बेस तक रीच बढ़ा है, तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी, वो बढ़ रही है। दूसरा कि यहाँ पर आपके साथ जो है उसने बेका भी किया है, बेसिक जो वहाँ पर एक्सचेंज मतलब एग्रीमेंट है वहाँ पर। तो उसमें क्या उसने किया, जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपके साथ वहाँ पर शेयर किया जा रहा है। तो मतलब अलग अलग डिफेंस जो है एग्रीमेंट यहाँ पर किए, और सबसे बढ़कर आपको STA1 का स्टेटस दिया है। STA1 यानी स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, जो गिने चुने चुनिंदा देश हैं जिनको यूएस मोस्ट सेंसिटिव एडवांस वेपन जो है अपना देता है विदाउट लाइसेंस, उनमें से एक इंडिया बन चुका है। तो इंडिया के पास ऐसे वेपन आ रहे हैं जो उसके डिटरेंस को अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो इससे इंडिया जो है अपना सिक्योरिटी थ्रेट भी जो है वो कर पाएगा कम। तो अमेरिका क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ये समझना होगा, क्योंकि हमारे सामने सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान, चाइना, तो वो भी हमारा काउंटर हो रहा है, और हम एक हार्ड पावर के रूप में, ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और चाइना को इस रीजन में काउंटर बैलेंस करने के लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया अब ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहता है। ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनने का मतलब क्या है, इंडिया अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को प्रमोट कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। तो वो ये चाहता है कि इंडियन कंपनी ग्लोबल बने और ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें। यूएस जो है उसकी जो एमएनसी हैं, अगर वो अपना डेस्टिनेशन जो है इंडिया बना ले, तो इंडिया की पूरी इकॉनमी अगले एक डिकेड में चेंज हो सकती है। तो क्योंकि इंडिया के पास बेसिक जो प्रॉब्लम है वो फंड की प्रॉब्लम, कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अमेरिका इसलिए ज़रूरी है। एफडीआई के थ्रू जो है हम यहाँ पर एक बड़े लेवल पर जो चेंज है इकॉनमी का, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, सारी कंपनियाँ दुनिया की और हमारी खुद की कंपनियाँ। हमें ये लगता है कि हमारी कंपनीज अब कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, और बाहरी कंपनियों से वो एक्सपीरियंस सीख कर यहाँ नई नई चीज़ें हमारी कंपनी भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो हम हेजिटेट नहीं कर रहे हैं एफडीआई को लेकर। तो आज गूगल से लेकर, अमेजॉन से लेकर, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, जितनी भी बड़ी कंपनियां यूएस की हैं, एप्पल वगैरह, सब वो इंडिया में आ रही हैं। तो इंडिया को इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो यूएस जो है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, और वहाँ पर जो है दूसरा इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका से, अभी हम सरप्लस में चल रहे हैं, चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। अभी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यूएस है। तो हम बेसिकली चाइना पर अपनी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी, जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी इश्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, हम वह जो है डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। तो यूएस हमारे लिए वो सबसे बड़ा हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट दोनों रूपों में देखा जाए यूएस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और लास्ट जो चीज़ है कि आज जो है अमेरिका में डायस्पोरा हमारा बहुत मजबूत है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका भी है कि हम यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, क्योंकि एक ब्रिज हमारे पास है। तो इसलिए यूएस जो है वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि यूएस के नज़दीक हमें जाना चाहिए। तो अगर वहाँ पर कोई बोले कि क्या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मतलब ठीक है, अगर अमेरिका हमारे लिए ज़रूरी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसकी वजह से आप अपनी ऑटोनॉमी को जो है रिनाउंस कर देंगे, आप जो है नैम की फॉरेन पॉलिसी से अपने को डेविएट कर लेंगे। तो आप बहुत क्लियर कहेंगे कि पहली चीज़ तो है कि हम अपनी ट्रेडिशनल जो कोर फिलॉसफी है फॉरेन पॉलिसी की, वो हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे लिए जो है नैम का मतलब होता है अपनी जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। तो हम आज भी अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को एज इट इज़
वह मेंटेन रखने की कोशिश करें। कैसे? तो आप बताएंगे कि यूएस के बहुत से जो डिसीजन हैं हमने हमेशा उसको अपोज किया है, जहाँ भी हमको गलत लगा है। यूएस जो है वह रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, हमने नहीं वहाँ पर किया। अफगानिस्तान में हमको भेज रहा था मिलिट्री के लिए, हमने नहीं वहाँ पर उसको माना। ह्यूमन राइट पर हमने उसी का क्रिटिसिज्म वहाँ पर किया। तो बहुत से ऐसे इश्यूज आए हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जहाँ पर हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहे थे, इंडिया जो है यूएस को लेकर वहाँ पर वह पहले जैसा ही है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया अभी भी जो है बैलेंसिंग एक्ट ही कर रहा है। इंडिया यूएस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया अपने जो है अपॉर्चुनिटी कि उसकी हर फॉरेन पॉलिसी यूएस सेंट्रिक नहीं है। अगर वह ईस्ट एशिया में है तो ईस्ट एशिया में वह एक तरफ क्वाड के फोरम पर है तो दूसरी तरफ फिपिक भी उसने बनाया है। जो पैसिफिक कंट्री हैं, प्रशांत महासागर के देश हैं, उनके साथ भारत ने खुद का संगठन बनाया है, बिमस्टेक बनाया है। तो इंडिया यहाँ पर केवल अमेरिका पर डिपेंडेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका और इंडिया जो है, अमेरिका ने भले ईरान के साथ हमारे संबंध तोड़ने के लिए बोले हों, लेकिन आज भी ईरान के अभी जो मतलब अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनके जो है वो सेरेमनी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ये हम किसी को गिव अप एटीट्यूड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे अच्छी चीज़ है कि गिव अप एटीट्यूड अब छोड़ दिया है। कि कहीं पर अगर ये लगता है कि चाइना आ गया, चाइना आ गया, तो क्या बात हुई, चाइना आ गया, हम फिर भी वहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, जैसे मालदीव। तो यहाँ पर इंडिया गिव अप एटीट्यूड से बाहर निकल रहा है और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक नए चेंज के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यूएस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट, हम रशिया से भी रिलेशन बना रहे हैं, हम जापान से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, तो हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हैं। हम बहुत क्लियरली अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है आप यूएस और इंडिया के फ्यूचर को किस रूप में देखते हैं? तो अच्छा है, दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इंडिया में मतलब यूएस में इंडियन डायस्पोरा इतना है, तो रिलेशन तो आने वाले समय में हमेशा वो अच्छे बने रहेंगे। लेकिन इंडिया को अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए ही रिलेशन बनाना है। वहाँ पर यूएस के ऊपर या किसी भी कंट्री पर एक एक्सेसिव रिलायबिलिटी वो नहीं किया जा सकता है आज के इस युग में। तो इस तरीके से हम अपनी बातों को कंक्लूड वहाँ पर करेंगे। तीसरा जो है यहाँ पर कंट्री वो हमारा चाइना है। चाइना के साथ क्या है, चाइना जो है इंडिया के साथ चाइना के रिलेशन ख़राब क्यों हुए? पहली चीज़ तो यही है कि हमारा तो इम्पॉर्टेंट, हम तो नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, आपने तो जो है अपने नाइबर के साथ इतने ख़राब रिलेशन यहाँ पर बना लिए हैं, ऐसा क्यों? तो पहली चीज़ हमको बहुत क्लियर करना होगा कि इंडिया जो है वह अपने नाइबर को हमेशा प्रायोरिटी देता रहा है और उसका रिजल्ट है कि हमारे जो नाइबर हैं वो भी जो है इंडिया को हमेशा प्रायोरिटाइज करते रहे। जैसे श्रीलंका इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलता रहा है, अभी तक मालदीव में इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी था, भूटान का जो है इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, यानी इन लोगों की विदेश नीति भारत प्रथम है। तो ये नहीं है कि ये लोग भारत को प्राथमिकता नहीं देते रहें, लेकिन चेंज समझिए क्या है। चेंज ये है, दो चीज़ें यहाँ पर आई जो हमारे कोर नेबर कंट्री हैं, मतलब साउथ एशिया के, जब से चाइना का इमरजेंस हुआ है, चाइना इनमें अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कंट्री हैं ये डेवलपिंग कंट्री हैं, ये अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहती हैं, डेवलपमेंट बेहतर करना चाहती हैं, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना है और इनके पास पैसा है नहीं। चाइना उन्हें ये ऑफ़र कर रहा है। तो बेसिकली ये जो नीड है साउथ एशियन कंट्री की वह चाइना पूरा कर रहा है, इसलिए ये चाइना के नज़दीक जा रहे हैं। और इंडिया अभी उस तरीके का कैपेबल नहीं है। तो एक तो ये लोग चीन के नज़दीक वहाँ पर जा रहे हैं। अब हमारे लिए चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हम नेबर जो कंट्री है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो चाइना फैक्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, मालदीव से, श्रीलंका से, कहीं से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें चाइना एक फैक्टर है। लेकिन चाइना से क्यों रिलेशन ख़राब है, तो यहाँ भी चाइना ही तो फैक्टर है। हम बताएंगे कि सर चाइना जो है वो एक हेजोमोनिक पावर बनना चाहता है। अगर वो जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर एशिया के लिए काम करता तो इंडिया तो ब्रिक्स के फोरम पर हमेशा चाइना के साथ रहा है और दोनों के बीच में रिलेशन भी अच्छे हो रहे थे। इवन 2014 के बाद चाइना ने इंडिया ने एफर्ट भी लिया, चाइना को इनवाइट किया गया इंडिया में। और यहाँ पर जो है साबरमती में जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में अच्छी बातचीत भी हुई। इवन 2017 में जब डोकलाम क्राइसिस आया तब भी 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वुहान गए हुए थे और चाइनीज़ प्रेसिडेंट 2019 में चेन्नई आए हुए थे। तो 2019 तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने रिलेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लें।
लेकिन सर प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के अप्रोचेस में और इनके इंटरेस्ट में है, इसलिए वो मैच नहीं खाते हैं। मैच नहीं खाएंगे तो इनके रिलेशन वह अच्छे नहीं हो सकते। मैच क्यों नहीं खाते हैं? चाइना जो है वह इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में तो बनाना चाहता है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पार्टनर अगेंस्ट यूएस, लेकिन और उसको साउथ एशियन पावर के रूप में देखना चाहता है। लेकिन एशिया में वो अपनी हेजोमनी बनाना चाहता है। इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और अपना एक लीडरशिप रोल चाहता है। इंडिया कभी भी हेजोमनी नहीं चाहता है, वह हेजोमनिक पावर नहीं बनना चाहता है, वो हमेशा लीडर बनना चाहता है। लेकिन चाइना जो है वो चाहता है कि उसकी हेजोमनी हो, तो इनके इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट, वह दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दोनों नज़दीक यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ये तो एकदम तयशुदा बात यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना जो है उसका जो भी एक्टिविटी है, जो भी पॉलिसी है, वो बड़ा ओपेक है, बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट नेचर का है। इसलिए इंडिया हमेशा डाउटफुल रहा है और इंडिया चाइना के मैक्सिमम इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बना है। इस वजह से भी चाइना इंडिया के से थोड़ी सी दूरी वहाँ पर लगातार, यानी टेंस इन्वायरमेंट बन रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि जो उसने आरसीईपी लाया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाया, या इसी तरीके से ग्लोबल जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिक्योरिटी इनिशिएटिव, बहुत सी चीज़ें चाइना लेकर आ रहा है। तो हर जगह पर जो है वह कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो इन सब का पार्ट नहीं बन रहा है। इस वजह से चाइना इंडिया से एक डिस्टेंस लेकर यहाँ पर चल रहा है, और यही जो है ये सब मेन रीज़न है जो इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो ये एक तो बड़ा इशू यहाँ पर आ रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्टेंस बन रहा है। दूसरी चीज़ और यहाँ पर क्या है, चाइना जो है वह इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट उसने स्टार्ट किया है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि इंडिया यूएस ब्लॉक में न जाए, क्वाड का पार्ट न बने। और इंडिया देख रहा है कि चाइना का जो एग्रेशन है, अगर उसे चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया तो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। अभी कल परसों की घटना है, साउथ चाइना सी में इंडिया जो है अपनी नेवी की एक जो है शिप के साथ वहाँ पर पहुँचा था। चाइना ने तुरंत वहाँ पर वार्निंग दिया कि आप यहाँ से शिप हटाइए। इंडिया ने कहा नहीं हटाएंगे। तो ये कन्फ्रंटेशन तो आने वाले समय में आएंगे। तो इंडिया जो है उसकी पूरी तैयारी करके बैठे रहना चाहता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बीच में चल रहा है। फिर तीसरा क्या प्रॉब्लम है, जो ट्रेड डिफिसिट है, $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट इंडिया को वहाँ पर उठाना पड़ रहा है। ये जो प्रॉब्लम है इनकी वजह से जो है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बेहतर नहीं हो सकते हैं। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बनेगा, तब आगे के मुद्दों पर चलेंगे। चाइना और इंडिया के बीच में इतना ट्रेड डिफिसिट क्यों है? क्या रीज़न है कि भाई इतना व्यापार घाटा वहाँ पर है? तो दो तीन चीज़ें रीज़न है। एक तो इंडिया अभी तक मेनली चाइना को रॉ मटेरियल्स जो है एक्सपोर्ट करता है, और बदले में चाइना वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है सेल करता है। तो वहाँ पर तो वैल्यू, मतलब अगर वो फिनिश्ड जो है प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो उसका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो चाइना है वो क्या करता है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर भी लेता है। जैसे इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसको एक्सेस नहीं मिला है चाइना में। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसको एक्सेस नहीं मिला है। तो जो हमारा स्ट्रेंथ का एरिया है, जब आप वहाँ पर ट्रेड ही नहीं करने देंगे तो हम कहाँ से वहाँ पर लाभ की स्थिति में आएंगे। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, वह डंप करता है प्रोडक्ट को। चाइना क्या करता है कि वो जो है अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर सस्ते दामों में वस्तुओं को डंप करता है। एक तो ऑफिशियल रूट से आएगा और दूसरा नेपाल वाले रूट से आएगा कि नेपाल में प्रोडक्ट या नेपाल से ड्यूटी फ्री होने की वजह से इंडिया में। तो इस वजह से भी जो है चाइना वो यहाँ पर जो है ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ उसके बहुत ज़्यादा है। एक और बड़ा रीज़न है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर कुछ पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं एपीआई, उनके लिए तो हम पूरी तरीके से जो है चाइना पर ही डिपेंड, मोर देन 50% तो हम चाइना से ही वहाँ पर ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है। या इलेक्ट्रिकल्स जितने भी सामान हैं वो उसके लिए हम पूरी तरीके से, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ये सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के मुकाबले इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो अच्छा, अब वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि चलो ठीक है, आपने तो चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन आपने बताया कि अभी वो नहीं अच्छा हो सकता है और उसके ये इनहेरेंट रीज़न आपने बताए।
तो इंडिया की पॉलिसी क्या है या क्या होनी चाहिए यहाँ पर चाइना को लेकर। तो हमने कहा कि चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है, इंडिया तो पीसफुल कंट्री रहा है, तो पीसफुल कंट्री क्या कर सकता है कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर सकता है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये रहा है कि हम चाइना के अगेंस्ट जो हैं, चाइना के हर एग्रेशन के अगेंस्ट हम उसको एक्सपोज करें, मतलब इंटरनेशनल सपोर्ट गेन करना। तो इंटरनेशनल सपोर्ट तो इंडिया गेन कर रहा है कई मुद्दों पर, लेकिन चूंकि ब्लॉक के रूप में दुनिया बढ़ चुकी है, तो इसलिए अमेरिका और उसके जो लॉबी के कंट्री हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे और चाइना के लॉबी के लोग चाइना को सपोर्ट करेंगे। तो ये वहाँ पर, लेकिन इंडिया ये काम कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर चाइना का एग्रेशन हम देखें, चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। पहला ये समझना हो, चाइना पाकिस्तान नहीं है, चाइना कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। तो चाइना से जो हमको थ्रेट हैं वो केवल सॉफ्ट पावर से, कल्चरल टूल से और केवल आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल से पूरे नहीं हो सकते हैं। हम वहाँ पर ये बोलें कि तुम आओ एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल भी हम तुमको दे दें, तो यहाँ पे तो गांधीयन फिलॉसफी नहीं सेट हो पाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, तो इसका मतलब है हमें प्रिपेयर्ड होना होगा वर्स्ट कंडीशन के लिए। प्रिपेयर्ड मतलब हम कोशिश नहीं करें, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड होने का मतलब क्या है। तो दूसरा, पहला एफर्ट है डिप्लोमेटिक एफर्ट, दूसरा एफर्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट। आपका बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। तो क्या इंडिया कर रहा है? बिल्कुल। इंडिया बॉर्डर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हैवी लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पे इंडिया कर रहा है। थर्ड यहाँ पर क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट में और क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सर्विलांस। तो इसराइल से, अमेरिका से जो सर्विलांस आए और राफेल वगैरह, अवाक्स वगैरह, इन सब के आने की वजह से जो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है उसमें एक्सेस हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से अब हम चाइना पे एक प्रेशर जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पहली स्थिति में नहीं है, तो ये काम हम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली करें, और इसीलिए चाइना जो है इरिटेट भी हो रहा है। थर्ड यहाँ पर क्या है भारत का काम, बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पर चैलेंज करना होगा चाइना को उन एरियाज़ में जहाँ चाइना लीड कर रहा है। वो एरियाज़ कौन कौन से हैं, पहले वो हमें समझना होगा। चाइना, हमने आपको बताया कि वो पहला काम क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना जो है कंट्रोल, ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रीज़ की ऊपर की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ाना चाहता है। इंडिया इसको अगर चैलेंज करता है तो वो चाइना को कमज़ोर कर सकता है। कैसे वो चैलेंज कर रहा है? क्या इंडिया कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इंडिया आज जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो काम चाइना कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो डेवलपमेंट पार्टनर है, हम भी डेवलपमेंट पार्टनर है। क्वांटिटी में डिफरेंस है इंडिया और चाइना के। क्वांटिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाइना के पास डीप पॉकेट है, पैसा ही पैसा है, लेकिन इंडिया की क्वालिटी, जो इकोनॉमिक एड ऑफ इंडिया है, वह क्वालिटेटिव, बहुत ही क्वालिटेटिव है। इसलिए इंडिया का जो है भले ही क्वांटिटी कम है लेकिन एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो वो एक अल्टरनेट दे रहा है, इंडिया हर जगह पर चाइना का अल्टरनेट दे रहा है। तो आप कहेंगे कि कहाँ चाइना और कहाँ इंडिया, तो आप बोलेंगे कि सर 2008 में चाइना का जो टोटल जीडीपी था वो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का था, और यह वह दौर था कि जब 20 ट्रिलियन डॉलर से, मतलब 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अमेरिका हुआ करता था। उस समय जो है वहाँ पर अमेरिका, चाइना ने अमेरिका को अल्टरनेटिव ही बनने की कोशिश की धीरे धीरे, और आज 15 सालों में चाइना अमेरिका को रिप्लेस करने की पोजीशन पे आ गया है। तो इंडिया अगर ये अल्टरनेटिव आज दे रहा है, तो अगले 10-15 सालों में इंडिया चाइना को रिप्लेस करने के कंडीशन में आ सकता है। ये हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने आप पर, और ये बिल्कुल हो भी रहा है और ये होगा, इसी तरीके से जाएगा भी। तो ये कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। तो यहाँ पर जो है, जो हमें समझने वाली बात है कि इंडिया जो है वह कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव के रूप में आ रहा है चाइना के। तो ये काम इंडिया वहाँ पर कर रहा है। चौथी चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि कोई भी आज जो है कंट्री दुनिया में को लीड तब कर सकती है जब उसका डोमेस्टिक पॉलिसी वह बहुत अच्छा हो। डोमेस्टिक लेवल पे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा उसको हम देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, कई तरीके की प्रॉब्लम। पहले तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं था, बिजनेस क्लाइमेट नहीं था। क्यों नहीं था इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो जो है लाइन ऑर्डर का इशू था लंबे समय तक, हर जगह पर रंगदारी, किडनैपिंग, ये सब एक बड़ा वो रहा करता था। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं था।
इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, तो बाजार तो कभी विकसित ही नहीं हो सकता, तो मार्केट कभी था ही नहीं, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हाईवे की कनेक्टिविटी न होना, रेलवे आपका जो है वही पुराने ढर्रे का होना, पोर्ट आपके पुराने ढर्रे के होने, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए जो है हम पीछे रह जाते थे। तीसरा क्या था? तीसरा लैंड रिफॉर्म आपके यहाँ नहीं हुआ था, कि आप यहाँ पर जो है अगर लैंड एक्वायर करना हो कंपनीज को, वो कर नहीं सकते थे, कोर्ट में मामला चला जाता था। टैक्सेशन सिस्टम तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर था, और मल्टी विंडो सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने ज़्यादा थे, इन्वेस्टर वैसे ही वहाँ पर जो है निराश हो जाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम थी आपकी, जिनकी वजह से आप कभी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। अभी एक डिकेड में इंडिया ने क्या किया है? पहला काम तो किया, लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज़्यादा फोकस। हर एक, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, सबकी प्रायोरिटी जो आई है वो आई है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का रिलेटिवली बेहतर हुआ है पहले से, अब उस तरीके का फियर फैक्टर नहीं है। अब लोग रात में निकल रहे हैं, पहले 5 बजे 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे कई इलाकों में, आज कम से कम ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है कि रात गुलजार हुई है आपकी। तो ये जो है लाइन ऑर्डर आपका बेहतर हुआ है। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा आपका जो है टैक्स। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर में एक चीज़ और समझिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग इंटरव्यू में क्या गड़बड़ी करते हैं, आप एक किसी एग्जाम्पल को आप जेनेरिक स्टेटमेंट बना देते हैं। कहीं एक्सेप्शन, मान लीजिए यूपी में कहीं हमला हो गया, रात में कोई जा रहा था उसके ऊपर हमला हो गया, अब आप कहते हैं यूपी में असुरक्षा है। ये जेनेरिक टर्म है। असुरक्षा तब होता कि पूरा यूपी का हर व्यक्ति वो 6 7 8 बजे के बाद कहे कि हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, ये डर का माहौल हो। तो यहाँ पर क्राइम आप नहीं रोक पाएंगे, आप चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था कर लें। अमेरिका में क्राइम हो रहा है आज लगातार, हर दिन होता है वहाँ पे क्राइम। हम बात कर रहे हैं रिलेटिवली क्या चेंजेस आए, तो चेंजेस तो हैं ही ये। दूसरा हमने क्या कहा कि टैक्स रिफॉर्म हुआ, जीएसटी वगैरह और ये सारी चीज़ें। डिजिटलाइजेशन आपके यहाँ बड़े लेवल पर हो गया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप बेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया में। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर, और सबसे बड़ा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। हर जगह पोर्ट में आप जाइए तो पोर्ट आपका ग्लोबल लेवल का होता जा रहा है, एयरपोर्ट आप देखिए ग्लोबल लेवल का होता जा रहा है, नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं। आप रोड देखिए कितनी तेज़ी से हाईवे आपके यहाँ बन रहे हैं। रेलवे में देखिए नई नई चीज़ें, वंदे भारत, तेजस, और अब जो है अमृत भारत, क्या है, हम अमृत वंदे भारत कुछ करके आया है। हर एक लेवल पर आप जो है नई नई चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका बेहतर हो रहा है। तो इंडिया पहला काम जो कर रहा है डोमेस्टिक लेवल पर, अपनी इकोनॉमी को जो सपोर्ट देने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, वह पहले तो मजबूत कर रहा है, और काफ़ी हद तक उसमें सफल हो रहा है। दूसरा, स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो। एक तो मेक इन इंडिया के लिए हमें सपोर्टिव जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देना होगा, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, अगर हमें ग्लोबल कंपनी, अपनी कंपनीज को बनाना है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा। स्टार्टअप आया तो लोग पूछेंगे एक स्टार्टअप तो फेल है, निश्चित रूप से स्टार्टअप फेल है, लेकिन क्या स्टार्टअप का कोई लाभ है? बिल्कुल लाभ है, क्योंकि स्टार्टअप ने पहली बार इंडियन के अंदर वह सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो डाल दिया है। आज हर कोई, भले ही वो सब्जी को स्टार्टअप बोल रहा है, भले ही वो कुछ भी कर रहा है उसको बोल रहा है कि मेरा स्टार्टअप है, लेकिन ये सेंस तो आ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, कि हम जो है बिजनेस भी कर सकते हैं। ये एक, अभी हमारे पास क्या कमी है? एक्सपीरियंस की। हमें क्या कमी है? टेक्नोलॉजी की, कैपिटल की, जो हमारा स्टार्टअप है इस वजह से वो फेल हो रहा है, मार्केटिंग की। तो इनके लिए हमें जो है ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना होगा, ऐसा उनको ट्रेन करना होगा, ये काम अलग चीज़ है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा, ये जो स्कीम है, इनसे जो है एक बड़ा चेंज यहाँ पर आ रहा है, और नए बिजनेसमैन यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। और आजकल अगर हम देखें पिछले 10 सालों में, तो बहुत से आपको जो है ऐसी कंपनी भी इंडिया में दिखेंगी, जैसे ओला है कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा, या अगर हम कहें कि जोमेटो है कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। ये सब तो यहाँ पर आ रहे हैं ना। और मदर ममा है, जैसे जो आपका बच्चों वाले फील्ड में देखिए, आप देखिए शार्क टैंक आपके यहाँ हो रहा है। मतलब इस तरीके का इन्वायरमेंट ही तो क्रिएट हो रहा है, एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, नए नए उद्यमी वहाँ पे, नए नए इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपके यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। तो दूसरा जो है एक इकोनॉमिक जो है आपका एम्पावरमेंट यहाँ पर करने की कोशिश। थर्ड यहाँ पर क्या है कि जो काम किया जा रहा है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम वहाँ पर, लोकल फॉर वोकल, इस तरीके की जो स्कीम है,
ये सब लॉन्च करके जो है इंडिया अगले जो है जनरेशन की इकॉनमी की तरफ मूव करना चाहता है। जैसे अभी आपने सेमीकंडक्टर की जो हमारी पॉलिसी है, जो हमने इंसेंटिव स्कीम वहाँ पर निकाला है, हाईली सब्सिडाइज हम कर रहे हैं। सेमी इंडक्टर में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रही है तो हम 50% से ज़्यादा सब्सिडी वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर जो है वो आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इंडिया में कि मतलब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी, सबके लिए टेक्नोलॉजी काउंसिल बना लिया है। और हम हर एक जो है रोबोटिक्स में या मतलब कोई भी ऐसा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एरिया है वहाँ पे। तो ओवरऑल इंडिया का ये भी काम चल रहा है। थर्ड चीज़ देखिए, हमने कहा पहला क्या है, पहला डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो इंडिया कर रहा है, दूसरा क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट जो कर रहा है, तीसरा इकोनॉमिक एफर्ट्स जो कर रहा है इंडिया। चौथी चीज़ समझिए इंडिया का क्या है। देखिए आपकी अगर सोसाइटी जो है वो अगर यूनाइट नहीं है, अगर आपके यहाँ सोशल हार्मनी नहीं है तो सारे एफर्ट्स आपके ख़राब हो जाएंगे। अभी इंडिया ने जो बड़ा काम शुरू किया है इधर बीच, वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सोशल लेजिस्लेशन में आप सोचिए कि 2016-17 में मॉब लिंचिंग इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा था। पूरी दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा था। सबका ये कहना था कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ मतलब ये जो है प्रोटेक्टेड नहीं, और एक झटके से डेथ सेंटेंस बना दिया गया। मॉब लिंचिंग अभी जो कानून आया उसमें क्या कर दिया गया कि आपने डेथ सेंटेंस बना दिया। पीएम जो है क्रिश्चियन मिशनरी को अपने यहाँ बुला रहे हैं कि आप आइए और आपके यहाँ उनसे मिल रहे हैं। और पासमानदा जो मुस्लिम हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए एससी कैटेगरी का कि नहीं, इसके लिए कमेटी वहाँ पर बनाई गई, कमेटी ने भी रिकमेंडेशन वहाँ पर दिया है। तो ये जो नए चेंजेस हैं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम वीमेन को लेकर, तो ये जो नए चेंजेस हैं यहाँ पर, ये जो बता रहे हैं कि तेज़ी के साथ जो है वो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा बदनाम इस बात को लेकर हुई कि ये डिक्टेटर है और कम्युनल जो है गवर्नमेंट है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर, और कई मतलब ऐसे दिखे चीज़ें कि हुआ और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप देखिए फार्मर एजिटेशन हुआ, किसान कानून वापस ले लिया। और यहाँ पर जो है अभी ओलंपिक का जो मतलब ये जो कुश्ती रेसलिंग वाला था वहाँ पर मामला हुआ, जब एकदम पीक पे था कोई एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने, अचानक जो है उनको हटा के भंग कर दिया वहाँ पर। तो इससे अब मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जो मतलब ओरिएंटेशन है वो बहुत तेज़ी से फोकस हो रहा है कि अगर सोशल यहाँ पर हार्मनी नहीं रहेगी तो वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारा इमेज नहीं अच्छा जाएगा, बाहर से लोग आएंगे नहीं, दिक्कतें होंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट करना स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट 5 ईयर का उसका एजेंडा है सोशल लेवल पर स्टेबिलिटी लेकर आना, कि कैसे यहाँ स्टेबिलिटी, तो वो हर चीज़ वहाँ पे यूसीसी इसीलिए इम्पोज नहीं किया गया, नहीं तो लेकर आ सकते थे यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ पर दी जा रही, और इनके साथ साथ आपके यहाँ जो जस्टिस सिस्टम है वो जब तक बेहतर नहीं होगा, आपके यहाँ पर जो है सोसाइटी में हार्मनी नहीं आएगी। तो आपके आईपीसी सीआरपीसी सब बदल दिए गए। इतने सालों तक सबको मालूम था कि ये कॉलोनियल लीगेसी है, सब औपनिवेशिक कानून है, अब सब झटके से बदल दिए गए। राजद्रोह कानून सबसे ज़्यादा आलोचना इसी गवर्नमेंट की हो रही थी कि इसने सबसे अधिक राजद्रोह के मामले आए हैं 2014 से 19 में। अचानक एक झटके से वो कानून भी रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह नया प्रोविज़न आ गया। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये फ्यूचर के इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बिल्ड करने के लिए वहाँ पर आ रही। अब यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आप तभी नहीं एडमिट कर पाएंगे जब आप किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी हों। मतलब मोदी जी के विरोधी हैं तब कहाँ आप ये सब जवाब दे पाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये सब झूठ है, ये सब लफाजी है और सब आंकड़ेबाजी है, यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है वहाँ पर इंटरव्यू में जैसे कोई कहेगा कि भाई सरकार का पक्ष लेना चाहिए। सरकार का पक्ष लेने से केवल सरकार का पक्ष नहीं होगा, आपके पास अगर आर्गूमेंट है, फैक्ट फिगर है, आप सही बात रखिए। आप कोई पक्ष इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को वहाँ पर रखिए। तो हमने कहा कि हमें ये देखना है कि ऐसा क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा कि ये देश राजनेता नहीं चलाते रहें और न चला रहे हैं, ये देश ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ा मजबूत और बड़ा प्रभावी हुए पिछले सालों से। तो इसलिए जो है ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है अगर डेवलपमेंट नहीं होगा न तो बीजेपी सस्टेन कर पाएगी, न कांग्रेस, न कोई आप, और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि विकास ही ना हो।
तो उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उलझी रहती है। तो आपको बस इतना बताना है कि भाई लीगल जो लेवल पर लेजिस्लेशन, लीगल रिफॉर्म हो रहे हैं, सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। वो कहेंगे इसका मतलब है कि रामराज आ गया, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामराज आ जाएगा। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लेवल पर हैं, अभी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी यहाँ पर जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, स्टार्टअप हमारे मैक्सिमम फेल रहे हैं। हमने कहा अचीवमेंट क्या है, स्टार्टअप, अपने आप में स्टार्टअप अचीवमेंट है, परसेप्शन चेंज होना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, डिजिटलाइजेशन ये अचीवमेंट्स है हमारे लिए। कोई बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या 10 सालों में अचीवमेंट रहा है, अचीवमेंट ही अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट है परसेप्शन चेंज। 2014 से 2024 में आपने भारत का जो परसेप्शन है वो आपने बदल दिया और अब आप लीडर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं वर्ल्ड का। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आप जो है फोर्थ थर्ड जो है लार्जेस्ट इकॉनमी आप बनने की कोशिश में लगे, आपने स्टार्टअप यहाँ, आप जो है केवल जो है कंज्यूमर जो हमारा था वह कंज्यूमर आज प्रोड्यूसर बन रहा है, आज मैन्युफैक्चरर बन रहा है, हम उस लेवल पे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि विजिबल नहीं है, ये चीज़ें दिख रही। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि इंडिया ये कर रहा है और अंतिम में सॉफ्ट पावर कल्चरल जो कॉन्टेक्ट है, पूरी दुनिया में कल्चरल प्राइड, इंडिया ने जिस तरीके से अपना सांस्कृतिक कल्चरल रेनेसा आप इसको कह सकते हैं कि इंडिया जो है कल्चरल रेनेसा के दौर से गुजर रहा है, कि जहाँ पर एंशियन जो आपके जो मॉन्यूमेंट्स थे, प्लेसेस थे, जो आपके पर्सनालिटीज़ थे, आप उनको याद कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं, अपने डायस्पोरा को बता रहे हैं। तो आपका जो डायस्पोरा दुनिया में कहीं भी था, जो आज तक आपके फेवर में कुछ नहीं कर रहा था, आज तो पूरी कंट्री, पूरी दुनिया आपके फेवर में कर रही है। सिंगापुर का प्रेसिडेंट आपका, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आपका, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर आपका, यूएस की जो है अभी की वाइस प्रेसिडेंट आपकी और नेक्स्ट प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली आपका वहाँ पर होने वाला है। सूरीनाम, गुयाना, कहीं भी आप जाएंगे टॉप 10 जितने भी कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैं सबके सीईओ आपके हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आपका है, आईबीएम का सीईओ आपका है, या जो है गूगल का आपका है, हर जगह तो आप ही लोग बैठे हुए हैं। और इन डायस्पोरा ने अब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक मेजर चेंज है जो इंडियन भी फील कर रहा है, उसके अंदर एक प्राउड फील वहाँ पर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं, उनको हम वहाँ पर नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट की हर चीज़ अच्छी है, गवर्नमेंट जो है जो डिक्टेटरशिप करती है उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे, ये सब नहीं, वो हम वहाँ काउंटर करके बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। क्लियर? तो हमको लगता है आईआर में, और अगर कोई मैटर होगा आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, आईआर का कोई और इशू रहेगा उस पर बात कर लेंगे जितने, और मैं भी कुछ लिस्ट बना के डाल देता हूँ कि कौन कौन से और इशूज़ जो हैं रह सकते हैं जिस पे आपको आंसर देना है। यूपी पे कर लेते हैं इधर बीच 2-3 दिन कि यूपी में जो है क्या मतलब आपका होना चाहिए, क्या यूपी बीमारू स्टेट अब नहीं है, क्या क्यों सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, या क्या प्रॉब्लम है पूर्वांचल की, बुंदेलखंड की, अलग अलग, क्या पार्टीशन यूपी का हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ भी वही है, फैक्ट फिगर के साथ क्लियरिटी अगर रहेगी तब अच्छे आंसर हम लोग दे लेंगे। तो आईआर में अगर किसी को कुछ भी लगेगा तो एक बार ग्रुप में वो भी शेयर कर लीजिएगा, हम भी एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि और कौन कौन से इशू हैं करंट के जिस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।